सर तेरे इश्क में एक डायलॉग है कि हमारी ये आखिरी नस्ल है जो जिसने मोहब्बत की है। अगली नस्लें जो आएंगी वो बड़े बड़े काम करेंगे लेकिन मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। आई थिंक दैट इज हाउ वन वुड डिस्क्राइब आनंद एल राय। आई थिंक हिज फिल्म्स हैव डिफाइंड रोमांस इन हिंदी सिनेमा। हम फिल्में इसलिए देखते हैं क्योंकि हम वी वॉन्ट टू फॉल इन लव। वी वॉन्ट टू फॉल इन लव नॉट ओनली विथ मतलब लड़का लड़की मैन वुमन तो एक तरफ है, लेकिन वी वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ लाइफ। फिल्म्स लाइक तनु वेड्स मनु, रांझना, तेरे इश्क में हैव all made us fall in love with life. So, Anand sir, welcome to this conversation. थैंक यू वेरी मच। हम बहुत इनफॉर्मल रखते हैं। मैंने आनंद सर को कहा कि सर हम जैसे ऑफिस में बात करते हैं या जैसे आज सुबह गाड़ी में बात की वैसे ही गप्पे लड़ाएंगे। ये मास्टर क्लास वगैरह का बहुत बोझ होता है कि सर मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि दिल्ली में रहने वाला एक लड़का, मिडिल क्लास बैकग्राउंड का, पेरेंट्स जो थे वो टीचर्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी दोनों, और मॉम डैड दोनों टीचर थे, और ये बम्बई की चकाचौंध। हाउ डिड दिस हैपन? तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए जयप्रद। और मुझे बिल्कुल आदत नहीं है कि आप लोग बैठे हैं और मैं हमेशा एज ए डायरेक्टर लोगों का इंतज़ार करने की मेरे को आदत रही है। सो बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था अभी मुझे अंदर आके। मैंने कहा मैं बहुत लेट हो गया हूँ, शायद शिफ्ट शुरू हो गई है। बट हाँ, दिल्ली का लड़का, टीचर का बेटा, इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए रही जयप्रद वो था मेरा मिडिल क्लास। और ऐसा नहीं है कि शहर में आते ही कहीं ना कहीं एक चीज़ थी, जब ये तय किया था कि मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैं एमजीएम से हूँ नांदेड़, मैं वहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग की। सो उस दौरान बस इतना था कि मैं ये समझ पाया कि कहीं ना कहीं मुझे कहानियों से लगाव है। मुझे ये नहीं पता था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा और मैं फिल्म्स बनाऊंगा, पर मुझे कहानियां पसंद आने लगी थी उसी दौरान। और कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होने लगी थी कि यार दैट इज माई कॉल। आई हैव टू बी इन द स्टोरी समवेयर, आई हैव टू बी पार्ट ऑफ सम स्टोरीज। शायद सिनेमेटोग्राफर बन जाता, शायद डायरेक्टर बन गया, कुछ भी करके मुझे कहानियों में जाना था। और फॉर्चुनेटली मेरे पास एक लिंक भी था, क्योंकि मेरे ब्रदर उस टाइम टेलीविज़न कर रहे थे बॉम्बे में, और मुझे वो मौका मिला। और थैंक्स टू माय पेरेंट्स दैट उन्होंने मुझे अलाउ किया, क्योंकि एक मिडिल क्लास घर के लड़के को इंजीनियरिंग के लिए भेज के और फिर उससे ये सुनना कि मैं फिल्म्स में जाना चाहता हूँ, वो हमारे लिए बड़ा पैशन वाला था, पर पेरेंट्स के लिए उतना नहीं। बट दे वर वेरी गुड to receive it, and they were very encouraging, and they said कि, and my father was like this कि वो करो जो तुम्हारा मन चाहता है। तो शायद जो करो वो करो जो तुम्हारा मन चाहता है। मैंने आज तक वो किया, चाहे वो कहानियाँ चुनने में या डायरेक्टर बनने में। मैंने कभी बॉम्बे की या उस इंडस्ट्री की चकाचौंध चीज़ों को ना देखते हुए उन्हीं कहानियों को देखा जिनके पास मैं पहुंचना चाहता था। एंड हाँ, अच्छा बुरा, सक्सेस, फेलियर, हिट, फ्लॉप, सब करते करते वो किया जो मन चाह रहा था। विल कम टू दैट सर। तो दिल्ली से आप पहले नांदेड़ आए फॉर कॉलेज? मैं दिल्ली से पहले नांदेड़ आया। ओके, और यहाँ पर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की? जी। तो दिस वाज अ बिग सरप्राइज फॉर अस। मैंने जब कदम सर को कहा कि सर क्या आपको पता है कि आनंद सर नांदेड़ के, सो ही वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। यहाँ पर 3 साल बिताने के बाद अच्छा बात निकली है, तो ये भी कहना बहुत ज़रूरी है, आनंद सर के जो बड़े भाई थे, ही वॉज अ वेरी बिग टेलीविजन डायरेक्टर
इन द 90s इन मुंबई, और वो गोल्डन एज था टेलीविज़न का. वी आर अवेयर ऑफ इम्तिहान, सैलाब, टीचर, ये जो सब शोज़ है वो आनंद जी के बड़े भाई राजीव राय जी ने, रवि राय जी ने बनाया था. तो आपने उनके साथ काम करना शुरू किया पहले? बिल्कुल, पर हाँ, अगर आप मेरा फाउंडेशन पूछेंगे, बेस पूछेंगे, तो वो ही है. अगर जो मेरे पहले गुरु वो ही है. बट समहाउ डायरेक्शन के साथ साथ एक फिल्म मेकिंग की या एक कहानी सुनाने की तमीज़, वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को असिस्ट करें तब आती है. आप उनके साथ रहते रहते, एक्चुअली जो सबसे पहली चीज़ मैंने सीखी वो थी प्रोडक्शन. जयप्रद. And your brother had his own production house in We Mumbai. started together later. So we actually, I'll say, I was lucky to be part of that process when I can say कि that was the golden time of television. जिस तरह का उस टाइम पे टेलीविजन बन रहा था वो बहुत कुछ सिखा रहा था. मतलब डेली सोप के आने से पहले की बात चल रही है. और डेली सोप को मैं बहुत बहुत जिसको कहते हैं कि मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि अगर वो नहीं आते तो मैं शायद फिल्म्स में कभी नहीं आता. तो वो जैसे ही आए और मुझे एक घबराहट सी शुरू हुई, एंड आई सेड दिस इज़ द टाइम टू चेंज द पाथ. जिसलिए मैं यहाँ आया था कहानियों के लिए. वो डेली सोप तो नहीं सुनाने दे रहे मुझे. सो आई वेंट इनटू फिल्म्स. So, but what were you influenced by films? आप बहुत फिल्में देखते थे, कुछ कहानियाँ थी, कुछ लेखक थे जिनको फॉलो करते थे. What were the influences? ऑनेस्टली जयप्रद, सरप्राइजिंगली मैं बहुत सारी फिल्म्स नहीं देखता था. बट जो भी देखता था और जिसको मैं अपनी स्कूलिंग मानता हूँ, वो हमार, और इनफैक्ट मोर ऑफ आर मेकर्स. अगर किसी चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया उस टाइम पे, एंड दैट टू आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हेन आई केम इनटू फिल्म्स, बिफोर दैट आल्सो वाज बिमल रॉय साहब, गुरुदत्त साहब, राज कपूर साहब. इन अभी भी मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मैंने इनसे इतना भी सीखा है तो उसी की वजह से शायद आप लोगों के साथ बैठा हूँ. कोशिश उन्हीं से ही सीखने की हमेशा. एंड थैंक्स टू माय फैमिली, जहाँ का माहौल भी ये था. जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स टीचर थे, उसके बावजूद भी बहुत ही क्रिएटिव एटमॉस्फेयर रहा घर पे. मॉम और डैड को गाना गाने का शौक था. शाम को इवनिंग्स होती थी. एक मिडिल क्लास घर में एक हारमोनियम भी था. तो वो जो माहौल बनता था और वो जो दिल्ली की छतें थी जहाँ मैं अपने फादर की बाजू पे लेट के सोने से पहले वो पुराने गाने या कहानियाँ सुनता था, शायद वो बहुत अंदर समा गई और उसने हमको यहाँ तक लाने में मदद. सर, ये बहुत बड़ी बात है. मैंने शुरुआत की कि आई थिंक यू फॉलो दैट लीनिएज जो इंडियन फिल्म मेकिंग का ट्रेडिशन रहा है, बीमल रॉय का, गुरुदत्त का, who were larger than life ड्रीम मर्चेंट्स, जिन्होंने हमें सपने दिखाए, जो बहुत गहरे टेक्नीशियंस नहीं थे क्योंकि हम फिल्म सीख रहे थे, फिल्म ये माध्यम ही नया नया आ रहा था, पर उनको बहुत शिद्दत से कहना था. दे वर पोएट्स एंड दे एच्ड दोज पोएट्रीज ऑन सेल्यूलॉइड. वहाँ से एक म्यूजिक का ट्रेडिशन था. सो आई एम कमिंग ग्रेजुअली इनटू समथिंग दैट आई थिंक इज जो एक फेदर टच होता है ना, परिस्पर्श जिसे कहते हैं, कि जो म्यूजिक है वो आपकी लाइफ में कब आया? हाँ, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि प्यार का आपको पता नहीं चलता कब हुआ. मुझे इस तरह लग रहा है कि इन चीज़ों का भी ना आपको पता नहीं चलता. एनी काइंड ऑफ प्योरेस्ट क्रिएशन, जो वो चाहे प्यार हो या म्यूजिक हो, वो कब आपके साथ हो जाता है आपको पता नहीं चलता. मुझे भी शायद वो दिल्ली की छतों पे कुछ सुनते सुनते, फादर को गुनगुनाते देखते हुए, शायद वो अंदर समा गया. बट इट वॉज नेवर, आई डोंट नो द मोमेंट व्हेन इट हैपेंड. इट इज सो ऑर्गेनिक दैट इट और जब मैं इन बड़े मेकर्स का नाम ले रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मैं उनकी तरह का सिनेमा कोशिश कर रहा हूँ या नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं उनके नाखून भर जितना भी नहीं है हम लोग. बट हाँ, एक इंटेंट होता है ना, वो इंटेंट मैंने कायम रखा कि जितना हो सके, जितनी तुम्हारे अंदर शिद्दत हो, प्योर रह लो.
जितना प्योर रह सकते हो अपनी कहानी के साथ, जितने सच्चे ढंग से सुना सकते हो, उसके अपने फ्लॉज के साथ भी सुना दो। टेलीविजन छोड़ना था क्योंकि डेली सोप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिल्मों में कैसे जाएंगे? कौन आने देगा? क्या रूट होगा? मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे अंदर never had made a film. he had He had. he had somehow, but television did so good for him Yeah. that he followed that path. But coming back, अपने लाइफ के इनिशियल इयर्स व्हेन से स्कूल, कॉलेज, आपकी ज़िंदगी मतलब 20-22 साल निकल जाते हैं। सो मैं बहुत ओबीडियंट रहा हूँ हमेशा, वो चाहे माँ बाप हों, वो चाहे टीचर्स हों, चाहे बड़ा भाई हो। जब तक मैं फिल्म्स के बारे में सोचना शुरू किया तो एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, पोलाइट सी जिद आ गई थी मेरे अंदर। उस जिद ने मेरे अंदर से जो सबसे पहली चीज खत्म की was fear, and I started enjoying that, being fearless. I think that is one reason that I never thought of कि अगर फिल्म्स मेरे लिए वर्क नहीं की तो क्या होगा। I never thought about it because again, मैं जिस मिडिल क्लास से आ रहा हूँ उसको जीने के लिए बहुत थोड़े की जरूरत होती है, बहुत कम, और उसके लिए कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं करना। सुख जो है वो आप ही के अंदर है। और आपको मालूम है कि एक थाली में 2 रोटी, 1 दाल, 1 सब्जी, थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा सलाद, ये मिल जाएगा। इतने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। सो मे बी 2 चीज़ें, not greedy and fearless, worked for me. So somehow this sensibility is also evident in your films. You know, that small town, that humanity alive. You know, while we are complicated, there is this simplicity inside. Okay, but I'm coming back. पहली फिल्म का मुझे जर्नी बताइए, कैसे हुआ? तो जैसा होता है हर डायरेक्टर के साथ कि आप उस मौके की तलाश में होते हैं। यू नीड दैट वन अपॉर्चुनिटी टू पुट योर सेल्फ आउट इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, इन टर्म्स ऑफ योर इंडस्ट्री, कि मुझे फिल्म बनानी आती। सो इसी गलत थॉट के साथ मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई, फिर दूसरी बनाई, और मुझे शायद बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। And I constraint, Jayprad, you know that when you make your first film, there are so many constraints. प्रोड्यूसर आपको बजट नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा, आपको छोटी कहानी सुनानी है, कमर्शियल भी सुनानी है, ये सारी चीज़ें थी। और इतने सारे प्रेशर्स में आपकी पूरी कोशिश, जो जिसको मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, वो ये थी कि शायद मैं पहली 2 फिल्मों में ये कोशिश कर रहा था बताने की, आई वॉज ट्राइंग टू टेल देम दैट आई नो फिल्म मेकिंग, rather than I was telling a story. I was just trying to impress people. That thing, no, I caught up immediately in first 2 films that what is going wrong with me. And I decided कि सबसे पहले impress करना बंद करो, because you are not here to impress people, you are here to tell a story. You fail with the story, that's fine, but don't fail without telling a story. So I think that made me ready to take my biggest leap, and which fortunately, with the grace of God, saw good day of light with Tanu and Manu happening with me. But हाँ, उसमें मैं fearless था, उसमें मैं बिल्कुल नहीं डरा, उसमें मैं किसी को impress नहीं करना चाह रहा था। मैं एक कहानी सुनाने आया था, मैं कुछ किरदार पहुंचाने आया था, और तब तक मेरी शादी हो गई थी, और मैं टेलीविज़न, जैसे मैंने बताया, मैं छोड़ चुका था, और मुझे लग रहा था कि लाइफ में मेरे को 2-3 साल में तो कुछ कर लूँगा। तो वो 2 फेलियर्स के बाद, फर्स्ट 2 फेलियर्स, मैंने
2001 में टेलीविज़न छोड़ा और 2011 में मैंने अपनी पहली सो कॉल्ड सक्सेस तन्वर्ड्स मनु से देखी. 10 साल बीते उसमें, बट मैं निराश नहीं हुआ उस पूरे प्रोसेस में. आई वॉज नेवर लाइक, आई नेवर गॉट फ्रस्ट्रेटेड. And especially when I started working on Tanwards Manu, I was very sure that this time I will, if it is not success, I'll be a satisfied man that I tried best of telling a story. Lovely. Sir, आपने you talked of marriage and wife. You have a second wife in your writer. Pause मत लिया करो यार. So Himanshu sir has written all the films that Anand sir has done, and the way these two people operate has to be seen to be believed. और मैंने ये देखा है बहुत नज़दीक से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक they are almost back to back, you know, both of you have each other's back. और जो एक सोचता है वो बिना बताए दूसरा समझ जाता है, और जो दूसरा कहना चाहता है वो बिना सुने पहला समझ जाता है. तो ये मुलाकात कैसे हुई और ये केमिस्ट्री कब बनी? तो ये केमिस्ट्री या एक दूसरे को समझना, मेरे को लगता है पहली ही मुलाकात में, जैसे कहते हैं ना कि पहले 15 मिनट में मैं अपनी स्ट्रगल कर रहा था. एंड एज आई सेड, टेलीविज़न छोड़ चुका था. एंड होता ना कि गैप आ गया, फिल्म नहीं मिल रही, तो आप अब डायरेक्टर्स, टेलीविज़न के अच्छे डायरेक्टर्स जब टेलीविज़न नहीं करते तो वो कहीं कंसल्टेंट लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डेली सोप डायरेक्ट नहीं करने. तो मैं भी वही कर रहा था कि घर चलाने के लिए कुछ वक्त, ताकि साथ साथ मैं अपनी कहानियों पे काम कर सकूं फिल्मों की. एंड आई वाज वर्किंग एज अ क्रिएटिव कंसल्टेंट. एंड वहाँ पे मुझसे विद अ टेलीविज़न टीम, लाइक प्रोडक्शन हाउस. And this guy came and he said, I want to assist you. तो मैंने कहा एक बेरोजगार को असिस्ट करके तेरे को कुछ नहीं मिलेगा. So I said, but you tell me, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रगल कर रहा हूँ. और हमारी जो बातें हुई उस 10-15 मिनट में, मुझे ये समझ में आ गया कि जितना सच बोलने का शौक मुझे है, उतना ही सच बोलने का शौक उसे भी है. एंड आई सेड, एंड बहुत प्यार से मैंने उससे पूछा कि देख, मेरा घर इतने में चलता है और मैं इतने में सरवाइव कर रहा हूँ. तू बॉम्बे में कैसे सरवाइव करेगा, कितना चाहिए तुझे? एंड दिस वाज आवर वन कॉन्वर्सेशन वेयर ही सेड, ही कैलकुलेटेड इन फ्रंट ऑफ मी कि इतना 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 4700 आई रिमेंबर. तो आई सेड हाँ उतना हो जाएगा, आजा दोनों साथ चलते हैं. सो इट ऑल स्टार्टेड लाइक नॉट एज अ हाउ टू से कि उसने मुझे कोई कहानी सुनाई और मुझे समझ आई और मैंने कहा लेट्स डू समथिंग टुगेदर. वैसे नहीं शुरू हुई, बिल्कुल लाइफ की तरह शुरू हुई. एंड देन इट स्टार्टेड लाइक, एंड आई रियलाइज इज अ वेरी बैड असिस्टेंट. बहुत सुस्त आदमी है वो. इतना सुस्त था कि मैंने बोला तू राइटिंग ही कर ले यार. Tanwards Manu, that was like a life changer. And it was your first film as a producer. पहली 2 फिल्में आपने प्रोड्यूस नहीं की. जी. तो ये प्रोड्यूसर कैसे बने, that's a story in itself. और ये कहानी का जन्म कैसे हुआ? वो मुझे बच्चन साहब का वो डायलॉग बहुत पसंद है, मेरे जेब में 5 फूटी कौड़ी नहीं है और मैं 5 करोड़ का सौदा करने आया हूँ. सो ये क्योंकि कोई आपकी फिल्म, नोबडी वाज रेडी टू प्रोड्यूस आवर फिल्म. एंड अपने मन में तो हम बन ही गए थे, अपने मन में कहानी लिखने के बाद कि हम ही के आसिफ हैं, हम ही महबूब खान हैं, हम ही वो हैं, पर कोई प्रोड्यूसर हाँ ही नहीं बोल के दे रहा था. सो एंड आई सेड व्हाट इज द वे आउट टू गेट योर विजन देयर. एंड आई सेड आई वाज वेरी फियरलेस बिकॉज I think I had reached a point where I had nothing to lose. So, because मैंने कुछ तय कर लिया था उस वक्त तक. I had decided that if this doesn't work,
I have to change the path, or I have to go back. So when my wife used to ask me ना कि तनु एड्स मनु के बाद, मैं कहा देख तनु एड्स मनु के बाद will be rich. She said how? मैं कहा there are two ways. या ये फिल्म चलेगी and we will survive, या ये फिल्म नहीं करेगी चलेगी, I'll go back to television and make lot of money. So in both the ways, don't worry, let's play it fearlessly and go for it. So जब मैं मैडी से मिला और कंगना से मिला और मैं कहानी सुना रहा था, मैं गया ही वहाँ ऐसे था कि इन्हें कहानी पसंद आएगी, ये प्रोड्यूसर बोलेंगे, मैं बोलूँगा मैं, और मैंने वो ही किया जिसमें मैडी ने मुझे पकड़ लिया. उसने बोला हाउ विल यू प्रोड्यूस? So I said, I'll manage. You take a signing first. So he was very kind enough to tell me that, Chief, I know I'm doing this film. Let the studio come on board, then you give me a signing. मैं कहा नहीं, you take a signing. जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है तू ले ले, because I don't want anybody to dictate me from now on that don't work with this actor or don't work with that actress. I will make this film the way I want to make, and for that I have to commit myself. And एक middle class घर का कोई पैसे जब देता है ना, तो वो actually commitment होती है, because वो सब दे देता है अपना. So I started from that point and I said now I will produce my own film. So but what, ये इतना confidence कहाँ से, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से, मतलब कि इट इज ऑलमोस्ट फुलिश, पर जैसे आपने कहा. हाँ मैं अभी बोलने वाला था, आप कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं क्योंकि इट वर्कड, नहीं वर्क करता सो, और उस वक्त भी लोग बोल रहे. बट स्टिल यू नो आई थिंक दैट इज व्हाट डिफाइंस अ प्रोड्यूसर. मतलब मेरी हमेशा बात होती है कि यार जब स्टूडियो होता है, जो कोई फिनांसर होता है, जब पैसे लगाने वाले होते हैं, प्लेटफॉर्म होता है आजकल जैसे, तो जो प्रोड्यूसर उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं वो तो सिर्फ जोड़ियाँ जमा रहे हैं ना. उनको एक राइटर डायरेक्टर मिल गए और एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टूडियो है जो पैसे लेके खड़ा है. तो आई जस्ट हैव टू गैदर द टैलेंट. अ प्रोड्यूसर इज वन हु पुट्स समथिंग ऑफ हिज ओन ऑन स्टेक. कुछ उसका एक पर्सनल लगा है क्योंकि उसको फेथ है उस प्रोजेक्ट में. यू नो दिस इज हाउ ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स हैव बीन डिफाइंड. सो यू वर दैट. बट आई कम बैक टू द स्टोरी. ये कहानी की उपज कैसे हुई और what actually transpires when you work on a story? Because Himanshu writes, but what is the process? वो conception से शुरू होता है, क्या होता है जो बुलाता है आपको कि if you ask me कहाँ से शुरू होती है, ये गोकुल आइसक्रीम करके एक शॉप थी, ये वहाँ से शुरू होती है. I'm so curious now. Again, आपको लगेगा इतनी सिर्फ अपनी स्ट्रगल ही बता रहे, पर मैं अपनी स्ट्रगल बहुत एंजॉय की है, सो मेरे को बताने में भी मजा आता है. आई वॉज नेवर सैड व्हाइल आई वॉज स्ट्रगलिंग. सो एक पॉइंट आया कि जहां मैं कंसल्टेंट लगा हुआ था वो कंपनी भी बंद हो गई. तो अब हिमांशु को भी पैसे देने के लिए नहीं जो तो हिमांशु को भी पैसे देने के लिए, तो मैंने हिमांशु को बोला भाई जा तो कुछ कर ले अपने लिए. एंड आई रिमेम्बर ही जॉइंड यशराज फिल्म्स एज एन असिस्टेंट ऑन वन ऑफ द फिल्म्स. पर वो जैसे ही शाम को फ्री होता था वो आता था, नीचे गोकुल आइसक्रीम थी, मैं भी वहाँ चला जाता था, हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, आइसक्रीम खा लेते थे 2, 3, 4. उस दौरान अब मिलने की वजह क्या, उस दौरान एक कहानी उसने सुनानी शुरू की. और एंड यू सेड बहुत मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज अ राइटर डायरेक्टर कभी कोई मुझसे पूछता है कि ये प्रोसेस, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि यार मैं बता दूंगा पर इसको फॉलो मत करना. इसमें कोई इट्स सो अनप्लान्ड, इट्स सो रिस्की. और वो एक कहानी सुना रहा था, मुझे अच्छी लग रही थी, और मैं उठा और मैंने बोला यार ये कहानी बनाते हैं.
I said, ठीक है. And I said, as I said before, that he's so lazy that he never writes also. Assist तो छोड़ दो. तो हम बातें ही करते रहते थे. पन्नों पे वो कहानी नहीं आ रही थी. पर बातों बातों में ना वो कहानी शेप ले रही थी. And one day he said, मैंने कुछ लिखा है. Because वो भी मैं समझ सकता हूँ उसने क्यों लिख ली आधी कहानी उस वक्त इंटरवल तक की, क्योंकि उसको असिस्टेंट करते हुए वो थक रहा था बहुत यशराज में. सो आई थिंक when he narrated me the first half of the film, I said, I think this is going to we more than anything is we are going to enjoy making this. There was lot of originality, lot of us. When I say us, lot of our middle class and the way we used to define a rom-com, I think जो मुझे हमेशा लगता है कि लव स्टोरी शुड बी द फर्स्ट लेयर ऑफ एनी rom-com, वो मुझे दिख रही थी. एंड आई वाज वेरी श्योर कि more than the director, the person in me relate a lot to these characters and these families and this world, वो चाहे मन्नू का हो या तन्नू का हो. And I said, let's make it. और उसके बाद फिर वो confidence कम नहीं होने दिया मैंने. And then we ended up like with all our journey as a, you know, going to producers, getting rejected, eating good food after every rejection. हाँ वो नहीं बदला हमने. लो रिजेक्ट हो गए, कुछ अच्छा खाते. फूड की भी लव स्टोरी है जिसके बारे में हम बाद में. सो इट एक्चुअली अब मैं मुड़ के देखता हूँ जो बेवकूफ़ी हो सकती थी, शायद उस फियरलेसनेस ने उसको कॉन्फिडेंस में बदल दिया. No, lovely. And Tanu Weds Manu was received very well. I think that actually marked the arrival of Anand L. Rai as a producer-director, right? Yes. How easy? I always ask this to filmmakers after making a successful film कि आपकी दूसरी फिल्म ये ज़्यादा डरावनी होती है, ये दूसरा फिल्म का जो proposition होता है, because अब तक तो you have nothing to lose, as you said, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, अभी तो कुछ है ही नहीं, ये भी flop हो जाएगी. But after a successful film, getting into something like Ranjana with an actor like Dhanush, who Bollywood was not aware of, and trying to do something on that scale with A.R. Rahman doing the music, ये पागलपन कहाँ से आया? फियर आती है ना एक सक्सेस के बाद. हाँ, पर अब तक ना वो फियरलेसनेस का खून चख चुका था मैं. Then you get this thing na कि I started not as a see we all, as I said, I came here as I was attached to stories. I wanted to say few stories. मुझे मजा आता है कहानियां सुनाने में. And after first film as a director, when you get an appreciation of being original, and with not just one success, with two failures behind, you realize कि मैंने क्या गलतियां की हैं and what I have done right. Again, that's something you have to learn every time. With your failure, you learn more. With your success, you should learn. You should sit, understand, because when it happens, it is so organic that आप ना उसको पकड़ नहीं पाते हैं. You have to calm yourself down and understand what has happened. And I understood that was purely honesty and purity and guts. That had worked. That has worked for me. And I was very sure that वो जो जिद मैंने बोला ना, एक पोलाइट जिद आ चुकी थी मेरे अंदर. I was ready for how to say, मुझे ना वो स्टैम्प नहीं चाहिए थी. मैं तनु वेड्स मनु के सक्सेस के बाद ना मुझे I never wanted to be known as he's a very good rom-com director. That sound of holding on to your success, कि अब ये मिल गया, अब पूरी जिंदगी इस पे काट लूंगा. पहली फिल्म के बाद ही, as I said, this was my third. After two failures and one success, I was very clear that I will play
all the forward shots जो मेरे मन में. I will not go on defense. I will not succumb to a thing like ये मैं अच्छा करता हूँ अब यही करता रहूँगा. Because as a student of cinema, I still wanted to learn more. I was not scared. If you ask me, I was not scared of failure after even Tanvir Banu's success. मैं जाना चाहता था, मैं कहानियाँ सुनाना चाहता था. And I remember telling Himanshu, क्योंकि उसको भी यही कहानी सुनानी थी. I said, let's go for this. तो उसने बोला अगर नहीं चली तो मैंने कहा देख, दो ही चीज़ें होंगी. अगर चल गई तो और आगे चले जाएंगे, अगर नहीं चली तो सॉरी बोल के तनुवर्ड्स मनु 2 बना लेंगे. सो गॉड वाज विद अस. सॉरी बोलने का वो नहीं मिला. सक्सेस के बाद तनुवर्ड्स मनु रिटर्न्स बने. नो बट इट्स अ वेरी सिंपल वे ना, दो ही चीजें होंगी. हर हर एक्शन के दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, अच्छा या बुरा. यू नो, इफ यू आर रेडी फॉर बोथ, यू गुड. बट व्हाट हैपेंड इज यू अनलीश्ड the Anand L. Rai inside you. I think Ranjhana is quintessential Anand L. Rai. जो रिकर होता है, जो हम आज भी तेरे इश्क में, if I can define you, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि what do you remember कि रांझना की ऐसी कोई वन लाइन थी, ऐसे कोई इमेज था, कुछ था जो जिसने आपको पहली बार सेड्यूस किया? हाँ, सो कि ये मैं हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ. तो जयप्रद मुझे लगता है हाँ, हम डायरेक्टर्स बहुत सेल्फिश होते हैं. हम अपने सारे इमोशन एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं जो हमारे अंदर चल रहे होते हैं. वी एंजॉय डूइंग दैट. वी relish. And so Tanuveds Manu happened in 2011, and Himanshu came up with this idea when we were discussing that we will not make Tanuveds Manu 2, we have to do something, and he came up with this. और बहुत ही इन मेरे और हिमांशु की लैंग्वेज में हम बोलते हैं, हम बहुत गाड़ी कहानी लेके आया था हिमांशु. इट वाज वेरी पोटेंट, जिसको मैंने उतना पोटेंट नहीं रहने दिया. एंड आई टुक इट इन अ लिटिल बिट ऑफ पैरेलल में उसको लेके चला. बट माई रीजन, इफ यू आस्क मी, my main reason to go for Ranjhana when I heard the one line was because, and it has got an emotion, because I lost my father in 2009. और I think एक मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा वैक्यूम या लॉस, मैंने being the youngest in the family, मैंने वो पहली बार फेस किया. एक बिल्कुल एक रिश्ता जो जिसकी वजह से मैं हूँ वो अब नहीं है मेरे साथ. ये मुझे पहली बार एहसास हुआ 2009 में. एंड व्हेन हिमांशु केम अप विद दिस आइडिया ऑफ रांझना, आई वांटेड टू गो फॉर इट फॉर ओनली वन रीजन, कि मुझे ये देखना था कि मेरे जैसा इंसान when he deals with tragedy in a story, death, वो कैसे लेगा. So my approach or my emotion when I was making Ranjhana was that vacuum which was in me because of loss of my father. वो कहानी से बिल्कुल अलग है, बट उस कहानी की ट्रेजेडी, उस कहानी में एक किरदार का जाना, उसका पेन, I think I wanted to go through this. I wanted to see myself, how I react to it. And honestly, as you said, Ranjhana के दौरान when I say बड़ा हो गया, not as a director, but as a person, as a human being, मेरे अंदर एक जिसको कहते हैं ना कि आफ्टर मेकिंग रांझना, मैं रांझना से पहले बहुत रोता था. मुझे छोटी छोटी बातों पे रोना आता था, मैं इमोशनल हो जाता था. खुशी की बात पे भी, थोड़ा सा दुख हो तो भी. बट रांझना के बाद मैं बड़ा हो गया. अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, उसके बाद रोना कम आया. नहीं, मैं सर ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत नज़दीक से देखा है. आनंद सर इज़ नॉट अ डायरेक्टर और इवन अ प्रोड्यूसर
who reacts to a script. वो कई बार हम ऐसी बातें, मुझे ना कुछ ऐसा सा दिख रहा है, कुछ मुझे वो लड़का कुछ ऐसा सा है और वो कुछ लड़की शायद, और वो ऐसे बोल देती है, और मैं सर कहानी तो नहीं है ये, नहीं लेकिन अभी ये कहानी बनेगी शायद 6 महीने बाद, 1 साल बाद. तो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस दैट, एंड बिकॉज आई थिंक बहुत सारे फिल्म स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कि you don't know what it starts with, what is that little thought, that little image, that little song, that refrain, that couplet, which makes itself potent and finds, वो धीरे धीरे पनपता है आपके अंदर और एक दिन उसका कुछ बनता है. सर, धनुष, Bollywood, we have a traditional image of a hero. Ki, I mean, Dhanush was doing films in the South, but Bollywood के एक nomenclature में उसको accept करना, और आपकी जो आप कहते रहते हैं polite जिद कि मैं इसको ले आऊँगा यहाँ पे और लोग इसको accept करेंगे, ये कहाँ से है, ये क्यों लगा? क्योंकि now you had access to bigger actors after the success of Tanu Veds Manu. No, again, that's the learning in those 3 outings of mine, where 2 didn't work, 1 worked. What worked for me, and I said, when you give a film which has been liked by audience, it's very important for you to sit quietly and understand what has worked for you, not as a story, but in a bigger emotional quotient. वो क्या था जो आपके लिए work किया? Was your honesty towards your story, आपकी सच्चाई जब आप वो कहानी सुना रहे हैं, और उस सच्चाई में आपकी कास्टिंग भी आती है. कहीं ना कहीं ये मेरे फेवर में गई बात, दैट आई वेंट टू माधवन फॉर तनु वेड्स मनु. एक वजह ये थी कि उस डायरेक्टर को कोई और बड़ा स्टार नहीं मिल रहा था. बट एक बात इसमें सच ये थी, that the day I decided that I'll produce the film, and in my head, I am the best director in the country, so I should do the casting which is right for the film. And that was Madhavan for Tanu Veds Manu. And it worked. And I realized that this is the way to go. अगर मैं वो स्टार ले लूँगा और मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे और मैं फिल्म बना लूँगा, is again what am I cheating on? I'm cheating on my story. That's the last thing I'll do in my life. I will never cheat my story. I'm slave to my stories. So मैं उनसे धोखा नहीं कर सकता. And when this happened, and when Ranjana took a shape, I met few actors in Bollywood, but I realized that ये सच नहीं है. बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, पर इस कहानी का सच इनके पास नहीं है. मैं नहीं निकाल पाऊंगा. And then while we were doing this, we had this actor in our mind जिसके जैसा एक्टर हम ढूंढ रहे थे. We had seen Dhanush in couple of his Tamil films, and I said, यार, somebody like him. And one day we were sitting, me and Himanshu, and said, why somebody like him? Why not him? I think that thing worked for us. अगर आप इसको पैटर्न भी माने तो वो यही है. Go fearless, be honest to your story, and do the casting. And as I said, आपको कम पैसा मिलेगा पर आप अपनी कहानी सुना पाएंगे. ट्रेन नहीं मिलेगी, बस मिलेगी, इमोशन मिल जाएगा. ग्रैंडर नहीं मिलेगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेंस कम कर लूंगा, बट कहानी सुना दूंगा. सो इम्पॉर्टेंट वॉज फॉर मी टू टेल अ स्टोरी देन टू माउंट अ फिल्म. So it was also the film where you found A.R. Rahman. इस फिल्म का म्यूजिक क्या होगा और मुझे A.R. रहमान क्यों चाहिए, ये बात कब शुरू हुई अपने आप से?
रांझना के साथ ही, जैसे ही रांझना पूरी हुई, ए आर रहमान के साथ किसको काम नहीं करना, बट मुझे पता था मैं तनु इट्स मनु एक अपना ए आर रहमान बना के जी लूंगा. आई विल फाइंड माई ओन ए आर रहमान अगर वो मेरे साथ काम नहीं करे. बट रांझना आई न्यू इट वॉज अ हैवी वेट. I knew very well that I need a strong Somebody who pillar can shoulder to it. hold it for me. And और वो आसानी से नहीं आए. He made me struggle a lot. I'm not a email guy. He made me write so many emails. वो मुझे हमेशा ईमेल मैं 10 बार पढ़ता था क्योंकि मुझे हमेशा लगता था इसमें इमोशन तो आ ही नहीं रहा, जो मेरा मन कह रहा है उनके तक तो पहुंच ही नहीं रहा. एंड ही स्पीक्स सो लेस, वो फोन पे बात ही नहीं करते. यस नो ओके. अब उसमें मैं क्या जान लूँ, मैं कैसे कर लूँ. सो मैंने ना बहुत अपने आप को तैयार किया ईमेल्स के लिए. सो कुछ 6 महीने तक मेरे इतने लंबे 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 ईमेल और उनका एक वर्ड ओके. मेरा फिर एक लंबा सा ईमेल लेट्स सी. फिर एक लंबा सा ईमेल आई एम बिजी फॉर नेक्स्ट 2 months. अब मैं सुनना नहीं चाह रहा था, हाँ वो बोल नहीं रहे थे. सो पर एज आई सेड जिद, पोलाइट जिद, मैं पहुंच गया. एंड आप पहुंच गए चेन्नई. एंड नो उन तक. हाँ. और ही समवेयर रियलाइज दैट ये पागल है, ये नहीं जा रहा. और उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ. एंड इट्स I'll tell you, it's a great institute for learning even filmmaking. Being with A.R. Rahman it's like an institute. मैंने I remember हमारी पहली सिटिंग है ना, हमारे पास टाइम बात करूँ ना. बिल्कुल. मुझे भी मजा आ रहा है. सो आप ही ने कहा जो मजा है वही करते हैं, बस और कुछ नहीं. तो हम लोग we were again एक email and I said sir this is I'm planning to start the. उन्होंने हाँ बोल दिया था. So इरशाद साहब was writing lyrics for us. ये तय हो गया था, लिखा कुछ नहीं था अभी तक. So एक दिन मेरे एक ईमेल का जवाब आया. बहुत ऐसे बोलते हैं ना, एक ईमेल पे जवाब आया कम. तो मैंने ना इरशाद साहब को बोला, वो आने को बोल रहे हैं. तो बोला हाँ कब. मैंने कहा वो नहीं लिखा. फिर ईमेल गया, मैंने कहा मैं इतने लंबे लंबे, व्हाई शुड आई राइट सो लॉन्ग ईमेल्स. मेरे भी इमोशंस वैसे, आई गॉट इमोशनली हर्ट कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ ये. सो उन्होंने लिखा कम, मैंने भी लिखा व्हेन. उनका कम, मेरा व्हेन, उनका आया व्हेनेवर. फिर मैंने इरशाद साहब को फोन करके बोला ही सेइंग व्हेनेवर. सो बोला आप लिख दो कैन वी कम टुमारो. मैंने लिख दिया कैन वी कम टुमारो. उनका आ गया यस. अब यस हो गया. आई टोल्ड माई वाइफ आई एम गोइंग टू चेन्नई टू रहमान सर. वेरी गुड. कितने दिन के लिए. इरशाद साहब कर चुके थे उनके साथ रॉक स्टार. मैंने फिर फोन उठाया, मैंने कहा हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं. तो इरशाद साहब ने भी एक लंबा पॉज लिया और बोला यार उठा लो 3-4 दिन का सामान. हाँ ठीक है 3-4 दिन का सामान. मैंने कहा 3-4 दिन. अब वहां गए. सो डे 1 थोड़ी सी बातें, और वो जो लंबे ईमेल थे उसमें मैंने अपनी फिल्म की 7 सिचुएशन डिस्क्राइब कर दी थी. हिमांशु के साथ बैठ के डिटेल 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 जो मन में आ रहा था लिखते जा रहे थे. फर्स्ट डे वी सैट एंड ही सेड सो व्हाट आर योर सिचुएशंस.
तो मैंने कहा वो सारी ईमेल बट अब आप कुछ भी हो, आप डायरेक्टर हो, पर वो तो ए आर रहमान है, अब आप उनको फिर आप बताना शुरू करो सर फर्स्ट सिचुएशन दिस, सेकंड, थर्ड सिचुएशन ऐसी है। और हम वी आर देयर फॉर 4-5 आवर्स, आई गॉट ओवर। नेक्स्ट डे मेरे को लगा आज सिचुएशन पे कोई बात होगी, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन। Which is your favorite film? And if he asked me, which is your favorite film? Musical. तो मैंने बोला Guide. And he asked me why? फिर मैंने बोलना शुरू किया, फिर मैंने उसकी situations describe की, मेरा वो दिन भी खत्म हो गया। इस दौरान एक चीज होती थी, वो बीच में आधा घंटा कहीं जाते थे और वापस आते थे, उसके बारे में मैं बताता हूं आपको फिर। दूसरा दिन गाइड मैंने बोला, थर्ड डे, और मैं रात को पूछ रहा हूं इरशाद साहब से, इरशाद साहब अब क्या होगा? बोला होगा होगा, उन्हें भी नहीं पता था। थर्ड डे, नाउ ही सेड आई सॉ गाइड यस्टरडे, now he started talking about the film. अच्छा, मुझे मजा आने लगा, बट रांझना का कुछ नहीं हो रहा था इस दौरान। थर्ड डे गॉट ओवर। अब ये 3 दिनों में ना, वो जब आधा घंटा जाते थे, रहमान सर की फेवरेट लाइन है, स्लीपिंग एंड ईटिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम। और ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। वो आधा घंटा जाते थे क्योंकि उनको कॉल आता था घर से, वो जाके खाना खा के आ जाते थे। मुझे बाद में पता चला हम भूखे रह रहे हैं, वो खा रहे हैं बीच के आधे घंटे में। और मैंने 4th डे उनसे बोल दिया कि सर मैं भी खाना खाऊंगा, वाई आई एम नॉट गेटिंग फूड, बिकॉज वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं सिचुएशंस हैंडल कर सकता हूं बट आई कांट हैंडल हंगर। सो वहां से एक बॉन्ड शुरू हुआ, एंड ऐसे बातें करते करते 7th डे आ गया। मैंने बीच में इरशाद साहब को शॉपिंग भी करा दी, एक आध शर्ट वर्ट लेके की। 3-4 दिन बोला था इन्होंने, आओ मैं भी कुछ ले लेता हूं, आप भी कुछ ले लो। एंड वन डे वी वर सिटिंग, 7th और 8th डे, रहमान सर आज इरशाद साहब सेड, सर आई हैव टू गो टू मुंबई। रहमान सर, ओके, यू हैव वर्क देयर? यस सर। इरशाद साहब का तो हो गया कि वो जा रहे हैं। देन ही आस्क्ड मी, एंड व्हाट अबाउट यू? मैं कहा सर आई हैव नो वर्क, आई एम हियर। बोला सम वर्क इन मुंबई? मैं कहा नो, आई हैव टू मेक रांझना, सो माय वर्क विल स्टार्ट, तो मैं बनाऊंगा। अब इरशाद साहब चले गए, मैं वहां हूं। मैं रोज, टाइमिंग थी, दोपहर में पहुंचता था और सुबह 5-6 बजे मैं वहां से जाता था। अच्छा, पूरी रात काम कर वो काम करते थे। मैं उन्हें नया नया एप्पल टीवी लगा था, मैं बैठ के फिल्म देखता था। दैट वाज, ही इज अ गैजेट फ्रीक, उनके पास सब जो लेटेस्ट होता है उनके पास आता। अब मुझे उस बेरोजगारी में मजा आने लगा, मैं भूल गया सब। और मेरे सामने कभी प्रियन सर आ रहे हैं, कभी मनी सर आ रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो मुझे जानते भी नहीं, मैं उधर ही बैठा हूं उनके म्यूजिशियंस के साथ। उनको लग रहा था कि मैं इनका स्टाफ का हूं। मैं उनको हेलो बोलता था, वो मुझे हेलो, क्योंकि रोज तो देख रहे हैं। और आई एक्चुअली, जयप्रद, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस। वो किसी और फिल्म का भी म्यूजिक कर रहे होते, उनका कोई म्यूजिशियन होता, मैं उसके साथ बैठा रहता था कि वाह क्या बजा रहा है, वेरी नाइस। और यहां से मेरे से हिमांशु पूछता था कुछ हुआ? मैं कहा हाँ हो रहा है।
घर पे पूछते थे कब आओगे, मैं कहा पता नहीं, बड़ा काम हो रहा है, अभी तो नहीं आऊंगा। बड़ा म्यूजिक बन रहा है, बड़ा। मैं ये तो बोल नहीं सकता कुछ नहीं हो रहा, मैं रोज बैठ के फिल्म देख रहा हूँ। अच्छा, ऐसा एक सोफा था, एप्पल टीवी थी, मैं वहां बैठा होता था, सर आते थे, मैं था हेलो सर, ऑल गुड, ऑल गुड सर। 28 दिन मुझे अच्छी तरह याद है, 28 डेज, गुड 28। पर मैंने भी बहुत उसमें चीजें की। मैं रात में 1:30 बजे इनके सारे असिस्टेंट्स को और म्यूजिशियंस को ले जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है वहां पे हॉट चॉकलेट फज बहुत अच्छा मिलता था, और इनका फोन आता था, वेयर आर यू ऑल, एंड दे यूज्ड टू, वी आर विद आनंद सर, वी आर ईटिंग हॉट चॉकलेट फज, एंड सर यूज्ड टू टेल मी, एक दो तो छोड़ के जाया कर जिनके साथ काम कर सकूं। सो वी वर नॉट मेकिंग म्यूजिक, बट आई न्यू दैट देयर इज अ बॉन्ड व्हिच हैज बीन क्रिएटेड, देयर इज समथिंग which is personal, it was very personal. And I exactly remember that afternoon, it was 4:30, 4:35, वो उनका रूम आज भी वैसे ही है, मैं एज यूजुअल वहाँ पे बैठा हुआ था, शायद कुछ ऑर्डर किया होगा डोसा वोसा 4-5 जनों के लिए, और उसका ही वेट कर रहा था कि अभी आएगा अभी आएगा। He said, what are you doing? Nothing sir. Said, come inside. वो मुझे लेके गए, उनकी जो चेयर है उस पर बिठाया और हेडफोन लगाए, and he played something and he went out of the room. It was a 18-minute piece, 18 minutes piece of Tum Tak without lyrics. Without lyrics. 28 दिनों के बाद, 28 दिनों के बाद एक 18 मिनट, और मैंने वो सुना, उसमें सिर्फ एक वर्ड था जो कभी इरशाद साहब ने इन दिनों में दे दिया था, वो पूरा का पूरा 18 मिनट में सिर्फ एक ही वर्ड था, तुम तक, और बाकी कॉम्पोजिशन थी। आई रिमेम्बर 18 मिनट खत्म होने के बाद मैं 10 मिनट वहां रोया हूं और उठा हूं और बाहर गया हूं, and he was sitting outside and I said, यार रहमान सर, you wrote Ranjana right now, it's a complete Ranjana, जो अभी तक हम नहीं लिख पाए हैं आपने लिख दी है। और मैंने क्योंकि इमोशनल था, मेरे मुंह से निकला आई लव यू सर, और उसके जवाब में आया कॉल इरशाद। I said, वाह, हम आई लव यू बोलेंगे, आप कॉल इरशाद बोलोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द म्यूजिक जर्नी स्टार्टेड, एंड उन दिनों में, उन 28 दिनों में जो मैंने सीखा है वो शायद बहुत सारी सिटिंग्स में नहीं सीखा। नहीं सर, वो जो इन्वेस्टमेंट थी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल द फिल्म्स दैट यू हैव डन सो फार। जो रिलेशनशिप बनी, हाँ, जो किनशिप हुई ना, all the work that has happened thereafter is a product of those 28 days, not only तुम तक। मैं राज कपूर साहब के बारे में ये बात कही जाती थी कि वो जब कहानी लिखते थे तो वो अपने क्रू के साथ बैठते थे, जहाँ शैलेंद्र, हसरत जयपुरी जो उनके गाने लिखते थे, शंकर जयकिशन सब होते थे, और जब वो कहानी सुनाते थे शैलेंद्र साहब सुनते थे, वो कहते अच्छा मतलब तो कुछ लिख, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना, यही है ना फिल्म तुम्हारी? तो हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो एक तरह से आपकी फिल्म क्या है वो आपको आपका लिरिसिस्ट, आपका पोएट बता देते हैं, और ये हमारी पुरानी सब फिल्में हैं। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से बंदों से प्यार किया तो डरना क्या, इज मुगले आजम। जी जी जी। So that is something which is reflected in your films. तुम तक is Ranjana, you know. जी। आज भी, you know, all films of yours can be epitomized by that one song. You know, उसे कहना is तेरे इश्क में। is ये प्लान होता है या आप क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो रहा था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हम ऐसे दुनिया में है ना कि गाने उस फिल्म की दुनिया के नहीं होते, गाने कहीं और से आते हैं।
आपकी फिल्में हैं जहां गानों को फिल्मों के बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता और फिल्मों को गानों के बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता. बिकॉज आई ऑलवेज से दैट द सॉन्ग आर पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले. और ये बात हिमांशु भी बोलता है कि लगभग ऐसा होता है कि रहमान सर और इरशाद साहब राइट स्क्रीन प्ले विद मी, लाइक इट्स दैट काइंड ऑफ. और एज यू सेड कि जब जब मेरे साथ तुम तक हुआ ना, and as I said कि sir you wrote Ranjana just now, you have finished writing Ranjana. उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, you need one anchor to hold on to. तो शायद consciously भी और subconsciously भी when I go for my film or when I'm in that story, I look for that thing, whether it is Tum Tak or when you're making a film like Atrangi Re, there is Reet Zarasi, and when you're making Tere Ishq Mein, then there is Use Kehna. So I think yes, I look for a song which is not part of the film but part of me as a storyteller. Correct. जो आप फिल्म में नहीं कह पाए वो गानों में कह वो जगह you have to create that space, that उतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप वो जगह खाली छोड़ सकें ये बोल के, क्योंकि फिल्मों में अगर वो आए तो वो लिटरल हो जाएगा जी. हाँ. इसका जो मजा है ना, टू ऑलमोस्ट मेक इट डिवोशनल इन अ वे, वो उसको एक डिवाइन के लेवल पे ले जाता है. हाँ, मतलब वो चीज हाँ, वो एक विश्वास, एक पैशन, एक सच्चाई उसी से ही आता है. निडरता ऑफ लेटिंग इट बी लाइक दिस, वो अलग होता है ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये वर्क करेगा. सर के साथ क्या कैसे होता है काम? आप उन्हें सिचुएशन देते हैं, आप उन्हें फिल्म का? हमारी कोशिश ये रहती है कि सिचुएशंस देते हैं बट वी आर नॉट very rigid about it. And especially with Irshad Saab, once he listens to the story, there are situations, but at times when he starts writing for the story, we can change the situation. If he feels ये कहानी सुन के उनके मन में ये लिखने का मन किया और उसकी सिचुएशन नहीं है, we will rework and create a situation because that is a part of the film or part of the story. So it's a very organic and it's a fun. हाँ, बहुत सारा. तो म्यूजिक के बारे में हम बातें किए जा सकते हैं, लेकिन I want to switch the gear and come to another important thing which is comedy. मतलब मैं आज भी जब वो तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में जब वो दोनों काउंसलर के पास जाते हैं और ये तो अदरक बन गया है, कहीं से भी फैल रहा है, मैं वो सीन देख के आज भी हंस पड़ता हूँ. या जब वो टॉवेल में बाहर आती है, जब उसको लड़के देखने आते हैं, तो ये जो वैकी सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो ऐसे बीच बीच में आते रहता है. मतलब while I believe quintessential Anand L. Rai's Ranjana and Tere Ishq Mein. So that is very very Himanshu. That. So I will tell you, Tanu It's Manu 1. There was one scene between Rajendra Gupta ji and K.K. Rana, Manu's father and Tanu's father. जब वो पानी के बीच में खड़े हैं और इनको जाके ये बताना है कि मनु शादी के लिए मना कर रहा है, और इट वाज वेरी कॉमिकल सिचुएशन. उनको आके कान में कुछ बोलते हैं and he screams and सारा. And I have been as a director, आपको पता होता है कि आप knowingly या unknowingly अपने comfort zone में operate करना चाहते हैं. आपको लगता है कि हाँ ये मैं पकड़ रहा हूँ. And me as a director, मैं अपना set बहुत enjoy करता हूँ. I'm never worried about the shots. I'm only worried about are we having fun or not. क्या हम सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा. क्या
मेरा जो स्पॉट बॉय जो चाय पिला रहा है उसके चेहरे पे वो स्माइल है कि नहीं है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो but when that scene was happening, that particular day, I remember morning 7 o'clock shift, I was very restless, and I have never been like this, because वो ना, वो उस पूरी दुनिया का एक बहुत अलग सीन था और मुझे पता नहीं था ये सुर में as a director from where will I hold this, how will it become part of this world with all its comic elements and still looks real. I had to belong. It can't be कि मैंने आपको हंसा दिया and it is done for me. No, no. I wanted you to laugh and still be with my story, with my characters. My characters will not go out of the way to make you laugh and come back. They have to be in the character. So I वो दिन ना मैं पहली बार अपने असिस्टेंट्स पे नाराज भी हुआ हूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक रेस्टलेसनेस थी कि whether I'll be able to deliver today, वो कभी नहीं आया था मेरे मन में. That scene जो होता है ना, कई बार होता है कि आपने जिस दिन वो कर लिया, आपके अंदर का एक बांध टूटता है एंड यू रियलाइज ये भी है मेरे अंदर, यू नो. So that particular scene actually gave me that journey to go all out and play those shots, and Tanu Heads Manu returns. जैसे मुझे हमेशा लगता है कि जब सहवाग ने थर्ड मैन पे 6 मारा होगा पहला, तो सबको लगा था कैच हो जाएगा, पर जब वो चला गया उसके बाद सहवाग ने वो 6 बहुत मारे. सो मेरे साथ शायद उस सीन से हुआ कि मुझे लगा रही दिस हैज गॉन out of the park. So I started hitting more. It became a form. But I started enjoying doing comedy slowly. And I will give a lot of credit to Deepak Dobriyal for this. Because जहाँ पे वो मेरे इमोशन का सिरा पकड़ के चलता था मेरे कहने पे, वहाँ पे उस कॉमेडी को भी उसी किरदार के साथ लैंड कराना. So I actually, my comic journey in my stories, and still keeping it real, started with Deepak Dobriyal. It's a very unlikely sequel. मतलब कि कहानी आगे तो जा रही है, लेकिन ये दत्तो कहाँ से आ गई, और एक जुड़वा बहन, और it's a very unlikely format for a sequel. ये सीक्वल का आइडिया पहले से था या रांझना के बाद? So because बीच में रांझना आई दोनों कन्वर्ट्स मनु के. नहीं, आइडिया पहले नहीं था. ये आप जब भी हिमांशु को बोलेंगे ना कि अब ये कहानी लिखनी है, उसने ही आइडिया सुना है. हाँ. जैसे ही हम बोलेंगे ये लिखनी है, उस पर स्ट्रेस आ जाता है. हाँ कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ. अब इस करने में जब रांझना लिखनी थी तो वो मुझे तनु हेड्स मनु रिटर्न सुनाने लगता है आइडिया. जब तनु हेड्स मनु रिटर्न्स करनी होती है तब वो अतरंगी रे सुनाने लगता है. उसके बीच में कभी जीरो. सो पॉइंट इज दैट इट ऑल स्टार्ट्स लाइक एन अनवाइंड फॉर अस फ्रॉम वन स्टोरी. तनु हेड्स मनु के दौरान खत्म होते होते कहीं ना कहीं रांझना का जन्म होता है. रांझना जब आप लिखने जा रहे होते हैं और आपको लगता है अरे यार बहुत ही भारी है भाई, पर लिखनी है और ये, और वी वांट टू मेक दिस, तो उसके अनवाइंड में रिटर्न्स आ जाती है. सो इट इज अ वेरी, हाउ टू से, आई कांट डिफाइन द प्रोसेस. इट इज एज आई सेड, इसको फॉलो नहीं किया जा सकता. इट जस्ट हैपन. वी हैव बीन लकी दैट ओवरऑल एवरेज में हम प्लस में हैं, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है हमारे साथ. सर, आपके जो प्रीमाइसेस है ना, वो कभी कभी ऐसे लगता है यार इतने आउटलैंडिश है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ये कहाँ से आया. जैसे अभी मैंने दत्तों का जिक्र किया, मैं स्लोली आई विल कम टू जीरो, कि नासा की साइंटिस्ट, मेरठ का लड़का, या इवन अतरंगी रे फॉर दैट मैटर. तो इज इट कि द आउटलैंडिशनेस ऑफ इट दैट अट्रैक्ट्स यू, कि यार ये अब ये मैं कैसे इसको ये स्टोरी कैसे बताऊंगा, अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो हाउ विल आई मेक दिस लैंड.
Because almost it's a flight in the abyss. So core जयप्रद core बहुत simple होता है. Like if you talk about Tanu It's Manu Returns, आप मुझसे पूछेंगे ये प्लॉट, कहानी, किरदार, दत्तो, ओहो कॉमेडी, ओह दीपक, ओह फलाना, ये फनी 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 फनी, एंजॉय एंजॉय एंजॉय. बट as I said, again, when I said Ranjana, I wanted to see myself dealing with tragedy. Tanu Is Manu Returns is about a man जो अपनी वाइफ को छोड़ के और किसी से प्यार कर ही नहीं सकता. अगर करेगा भी ना तो वो he will look or search for the same girl in the other woman. This came from there कि यार मैं अपनी वाइफ को छोड़ के किसी के साथ, और मैं लड़ता भी हूँ, मैं परेशान हूँ, बट मैं उसके सिवा नहीं जी सकता. सो फॉर अ पर्सन लाइक मी, आई कैन ओनली, इट वॉज ऑल अबाउट फॉलोइंग इन लव विद योर वाइफ अगेन. And you're almost on the brink of divorce. And you're falling in love with Again, yeah. again. So उतना सही है. एक husband wife falling in love with your wife all over again. अब ये दूसरे शेप में आई है. For me to tell a story. Otherwise बात उतनी सी थी. So now when you look back at Zero, you know, it was probably your most ambitious film, you know, that you're also at a point in your career where, you know, I mean, Tanu It's Manu Returns was like, you know, the biggest blockbuster that you had seen. Ki you could make anything work, you know. I think what was, and I come back to, because you said ki ek सच्चाई थी शायद, you know, जो which I also always pursued. Do you think you tried to conform to tradition? आप थोड़ा रिस्क लेने से कतराए या ज़्यादा रिस्क ली? ज़्यादा रिस्क ली. और जो बात मुझे समझ में आई was I was dealing with actors. I was dealing with actors and I was enjoying this. And I wanted to tell a story about this dog. And I met Shah Rukh sir. The only thing, ज़्यादा हो गया? Okay. The only thing I feel, I enjoyed making Zero. I had great fun. I had a great bond. Fantastic 3 years with Shah Rukh sir. And the problem was, मैं अभी भी एक एक्टर के साथ ही काम कर रहा था जो मुझे मेरे हिस्से का प्यार भी दे रहे थे, इज्जत भी दे रहे थे, और हम एक कहानी सुना रहे थे. तो ओनली थिंग विच वेंट uncalculated was, and which is very important for a director to learn, was his stardom. I was working with an actor, a great actor who was ready to take a risk. I forgot that he has got a legacy of that stardom, जिसको मैंने उन्होंने मैं उनको बोलता हूँ ये आपकी गलती है, थोड़े से टेंट्रम्स दिखा देते स्टार वाले तो मुझे पता चल जाता और मैं कुछ ठीक कर लेता. वो आए इतनी मोहब्बत से और मुझे वो स्टार कभी मिला ही नहीं, ना मैंने उनको जाना. सो आई ऑलवेज से दैट my biggest fault while making that film was I should have worked with Shah Rukh Khan, the star. I worked with Shah Rukh Khan, the actor. और वो स्टार उनको भी नहीं चाहिए था पर उनकी ऑडियंस को चाहिए था. आई थिंक मैं वो कैलकुलेट नहीं कर पाया. वेरी वेल सेड. वेरी सर, टॉकिंग ऑफ वर्किंग विद एक्टर्स, आपका हमेशा एक स्पेशल रिलेशन रहा है एक्टर्स से, यू नो, द वे यू वर्क विद देम. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पैकअप होने के बाद मतलब कभी कभी यू नो रात को 2 बजे पैकअप होता है और 3 बजे ये मैसेज एक्टर्स के आते हैं, you know, good night, love you. So that's the kind of chemistry that you have with actors, you know.
तो ये is this cultivated or No, it's you can't cultivate that. काश इतना smart होता, because I really fall in love with my actors, because that's the only way I know to make films. मैं प्यार में नहीं होऊंगा तो कहानी नहीं सुना पाऊंगा. but is it the character or is it the or it's Ah, both? that's a very important That's what I question. meant matlab. It starts with the character and then ends with the person. It starts with the character, honestly. But हाँ, जैसे कहते हैं ना, एक रिश्ते में ना तुम मुझसे झूठ बोलोगे ना मैं तुमसे झूठ बोलूंगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए प्यार में पड़ना पड़ता है. अच्छा, आनंद सर, एक one thing that we cannot not address is you have been a very non-traditional producer. मतलब apart from your filmography as a director, you have backed films like a Tumbad or a Mukkabaz, and sometimes films which are completely unlike your zone. कि ये कलर येलो की फिल्म कैसे हो सकती है, तो ये कीड़ा कहाँ से आया? ये वहीं से ही आया जयप्रद, जहाँ मैंने बोला आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ स्टोरीज. मेरे को बार बार लग रहा है मैं बहुत बातें कर रहा हूँ. ठीक है. सो ये वहीं से ही आया कि आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ लॉट ऑफ स्टोरीज. एंड व्हेन आई से आई वांट टू बी पार्ट ऑफ स्टोरीज, दैट डजंट मीन जो मैं सुना सकूं. ऑन द कॉन्ट्री, मुझे वो कहानियाँ बहुत अट्रैक्ट करती हैं जो मैं नहीं सुना सकता, और मुझे पता है कि इट विल बी वेरी टफ फॉर मी एज अ डायरेक्टर टू बेंड माई सेल्फ दैट वे एंड ट्राई टू क्रिएट अ डिफरेंट वर्ल्ड. जो सो देन वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. एंड आई लुक फॉर द सेम कॉन्फिडेंस और दैट फियरलेसनेस इन माई fellow directors, and say, yaar, I want to be part of this, whether it was Tumbad or Newton or Correct. even when you were directing Fir Aayi Haseen Dilruba. For me, the thing is, I was telling him today only that the way you brought them together again, that moment, एक thriller जैसी कहानी, एक mystery दुनिया में भी एक romance का एक visual create कर देना, एक emotion generate कर देना. So this is what I actually, ये मैं modest होने के लिए नहीं कह रहा, but this is what I learn from the films when I'm not directing. I learn a lot from after being producing those films. मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ उन फिल्मों से. नहीं सर, और ये इसका भी फैक्टर है क्योंकि because you are truthful to yourself, you want these directors to be truthful to their materials. That's the core. That's the most important thing I look forward to. Correct. हम एक 5 मिनट के लिए we are going to open it up. I'm getting a lot of reminders कि खत्म करना है, closing ceremony. पर for 5 minutes, for like a few questions, we'll open it up for the audience. A quick round of questions. एक अगर माइक ऑडियंस में हो. Hello, sir. Hello. I watched Ranjana when I was 18 years old and instantly fell in love with that. And everyone from my generation thought it was a great love story. For us, Kundan was hero and Zoya was villain. Now, अभी 12-13 साल के बाद सब लोग बड़े हो गए और अचानक से सबको लग रहा है असली विलन तो कुंदन था, वो तो ईव टीजर था, और मैं जोया थी रहती तो कब का उसको गोली मार देती. तो why do you think there is this sudden shift, and why people want everything to be morally correct, and why people are not perceiving cinema just as a mere medium of entertainment, and does all do all these things affect you while creating new work as a filmmaker? बहुत अच्छा सवाल. It's a very good, very very good question. So the most important thing जो आपने अभी बोला, and it made lot of sense, that when you were watching this film when you were 18, and that time Kundan was your hero and Zoya was a villain. 12 साल बहुत अरसा होता है आपके विचार बदलने के लिए, जो कि होना भी चाहिए. शायद अगर मैं वापस से रांझना बनाऊं तो मैं भी वैसे नहीं बना पाऊंगा. मेरे अंदर भी बहुत कुछ बदला. एंड आई नेवर मेक फिल्म्स बाय सेइंग कि अगर वो मेरे अंदर कुछ नहीं बदल रही, अगर मेरे अंदर नहीं बदल रहा, तो वो फिल्म मेरे लिए कुछ नहीं कर रही.
एंड आई एम टॉकिंग नॉट फॉर माई ऑडियंस, इट्स फॉर मी। कहानी सुनाने की वजह ही ये है कि आप भी उससे कुछ सीखें। और ये जो अरसा है 10-12 साल का, ये फैक्ट है कि इफ यू आस्क मी टू मेक रांझना अगेन, आई कांट मेक इट अगेन, आई वोंट बी एबल टू, बिकॉज इन 12 साल में मैं भी बदला हूँ। हो सकता है उस वक्त कुंदन मेरा हीरो हो और अब ना हो। आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल नॉट मेक अ कैरेक्टर लाइक कुंदन, आई माइट, बट उसको ट्रीट अलग करूंगा, मैं उसको कभी हीरो नहीं बनने दूंगा वैसा। वहां पे एक है कोई। Hello sir, myself Manan Devre and I am also engineer like you. अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। सो सर एक सवाल मेरे मन में था और आई थिंक मेरे जैसे एस्पायरिंग जो देख रहा है उसको बनाना है हमेशा रहता है, सर हाउ टू पिच अ फिल्म टू कलर येलो प्रोडक्शन सर? वो मैं आपको बता दूंगा बाद नहीं, पर ये सवाल ना मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि, और आई कैन रियली फील व्हेन यू आस्क दिस, बिकॉज सेम स्ट्रगल से आया हूँ मैं, हाउ टू पिच अ स्टोरी, कैसे पहुंचूं मैं वहां तक। बट यार पहुंच जाओगे, अगर आनंद राय पहुंच गया है तो तुम भी पहुंच जाओगे। वेरी वेल। चलो वन मोर। हाँ, अच्छा। हेलो सर, आपको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि आपका जो नाम है आनंद, वो फुल्ली आपको सूट करता है, बिकॉज लाइफ को लेके या वर्क को लेके जो आपका एटीट्यूड है कि फिल्म वर्क करे या ना करे, बट जो आप रोज़ काम कर रहे हैं वो एंजॉय करना चाहिए। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि तनु वर्स मनु में कंगना मैम को कास्ट करना, तो आपने जैसे बोला कि आप स्टोरीज को लेके चीट नहीं करते अगर कास्टिंग करते टाइम, तो वो क्या थॉट था कि उनको उसके वो रोल के लिए कास्ट करना, और सेकंड थिंग वो ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, और ये जो आपने मुझे इतना प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट दिया बोलने के लिए, वो आप लोगों की वजह से है। मैं इतना वैसे नहीं बोलता हूँ, ये आप लोगों की वजह से, आप इतने अच्छे हैं कि मुझे बोलना पड़ रहा है। सो बट कास्टिंग वाइज कहीं ना कहीं, बिकॉज कंगना एक बेहतरीन एक्टर हैं, ये मैं तब भी जानता था, बट मुझे ये भी पता था कि वो जिस तरह के किरदार प्ले कर रही हैं, एक और रंग उनके अंदर है जो उन्होंने अभी तक प्ले नहीं किया है। मुझे ये भी पता था वो हिमाचल से आई हुई एक बहुत इंडिपेंडेंट लड़की, एक मिडिल क्लास घर से, मैं उनका फैमिली बैकग्राउंड भी जानता था। सो मुझे ये पता था कि इस कहानी की तासीर को वो बहुत अच्छे से समझेंगी, और क्योंकि वो अच्छी एक्टर हैं, अच्छी कलाकार हैं, और उनको इस तरह का कैरेक्टर प्ले करने का मौका नहीं मिला है, तो वो जो रंग होगा वो नया रंग होगा। और एक डायरेक्टर हमेशा कहीं ना कहीं ही ऑलवेज वांट दिस टू हैपन टू हिम। ये मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो वैसे ग्रीडी ना हो, जैसे मैंने अपने लिए बोला कि ग्रीड, नो ग्रीड एंड बीइंग फियरलेस, बट एक कहीं ना कहीं एक ना छुपा हुआ उसके अंदर, हाउ टू से, उसका बड़ा मन करता है कि उसके हर एक्टर की बेहतरीन परफॉर्मेंस, वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस उसके साथ हो। वो कहीं ना मेरी भी वो रही है कि अगर किसी एक्टर ने मेरे साथ काम किया ना, कि यार उसकी टॉप 3 में ना, उसकी टॉप 3 परफॉर्मेंस में ना मेरी फिल्म का नाम आए। सो कंगना को चुनना, बिकॉज वो बहुत अच्छी एक्टर हैं और इस तरह का कैरेक्टर उन्होंने नहीं प्ले किया है, दैट विल मेक इट न्यू, फ्रेश फॉर माई ऑडियंस ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो। अभी देयर इज सो मच मोर एंड वी कैन गो ऑन लाइक दिस, पर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जैसे तनु वेड्स मनु की तरह हम आनंद एल राय रिटर्न्स भी लेके आएंगे, सीक्वल।
But thank you, sir. All I want to say is we have loved you so much and you have taught us to love, not only through your films, the way you love your work, the way you love people around you, the way you love food, उसके बारे में हम आज बात नहीं कर पाए, but that's a chapter in itself. यही कहूँगा कि सर ये मोहब्बत करने वाली जो आपकी नस्ल है वो बरकरार रहे. Lots of love, sir. We love you. Thank you so much.